अगर किसी के पास पैसा है और अगर वो खर्च कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। दूसरी बात, अगर पैसा नहीं भी है और अगर थोड़ा बहुत लोन भी अगर ले लिया और लोन की बाद में किस्त चुकाते रहेंगे, लेकिन जो शादी का जो एक फेस्टिवल होता है, जो कि एक वंस इन लाइफ टाइप अपॉर्चुनिटी होती है कि शादी इंसान की एक ही बार होती है, तो अगर वो अपनी शादी में अगर एक्स्ट्रा खर्चा कर भी रहा है, चाहे वो लोन लेके कर रहा हो, चाहे कुछ और तरीके से कर रहा हो, चाहे गहने गिरवी रख रहा हो, चाहे कुछ प्रॉपर्टी बेच कर रहा हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई। कमाई तो हम जिंदगी भर करते हैं। दारू पीना, सिगरेट पीना एक तरीके से कूल है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप कूल नहीं हो। अगर कोई लड़का है तो उसके दिमाग में पट्टी पड़ा दी गई, अगर आप 3-4 लड़कियों को लेकर नहीं घूम रहे हो तो आप तो एकदम मतलब कूल नहीं हो, आप तो मतलब बर्बाद हो। अगर कोई लड़की 3-4 लड़कों को नहीं घुमा रही है तो उसके दिमाग में बिठा दिया गया है कि भाई अरे तुम तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं तुम्हारे जीने का। जैसे कुछ दिन पहले आपने अंबानी के बेटे की शादी के बारे में सुना होगा कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 1000-1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया है, इतना बड़ा चढ़ा के पैसा खर्च किया है। और इन सबको देख के हमें भी लगता है कि हम भी अपनी बेटियों की शादी में ऐसे ही पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग ये काम कर रहे हैं तो फिर कुछ बुराई भी नहीं लगती। इंसान के पास बहुत अच्छा खासा दिमाग है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। वो अननेसेसरी ऐसे किसी दबाव में आके खर्चा नहीं करेगा। अरे इंसान अगर जब बीमार पड़ जाता है तो 1-1 साल तक बीमारी को दबा के निकाल देता है ताकि हॉस्पिटल के खर्चे से बचा जा सके। तो ऐसा नहीं कि इंसान के ऊपर दबाव बना के उससे खर्चा कराया जा सकता है। हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में जो शादियां होती हैं उनमें किए जाने वाले खर्चे के बारे में। पूरे भारत में या फिर स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो जो नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक का टाइम पीरियड होता है वो शादियों का एकदम पीक सीजन होता है। इसके बहुत सारे कारणों में दो सबसे बड़े कारण हैं कि एक तो जो नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है इसमें वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है, काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम होता है। और दूसरा अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे शुभ मुहूर्त होते हैं, जिस वजह से इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारी शादियां होती हैं। जैसे अगर मैं पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो नवंबर के स्टार्टिंग से लेकर मिड दिसंबर तक, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.25 महीने में लगभग भारत में 50 लाख शादियां हुई हैं। और इन 50 लाख शादियों में अगर हम खर्चे की बात करें तो लगभग 6 ट्रिलियन रुपीज़ का खर्चा हुआ है। 6 ट्रिलियन रुपीज़ मतलब अगर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ रुपए 1-1.5 महीने में जो शादियां हुई हैं उनमें खर्च हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट में इतने अमाउंट को देख के मैं तो एक बार सरप्राइज रह गया कि ये कैसे हो सकता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत में बहुत गरीबी है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग तो जो गवर्नमेंट जो मुफ्त में राशन देती है उसके ऊपर उनका खाना पीना चलता है। देश में महंगाई इतनी ज़्यादा हो रखी है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो रखी है, और उसके बावजूद भी सिर्फ 1-1.5 महीने में जो शादियां हुई हैं उसमें लगभग 6 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, हो सकता है वो लोग शादियों में ज़्यादा पैसा खर्च करते होंगे। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, जब मैंने डेटा को एनालिसिस किया तो बात कुछ उल्टी ही निकली। एक सर्वे के हिसाब से लगभग 60% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो जब शादियां करते हैं तो उसमें किसी ना किसी फॉर्म में लोन लेते हैं, या तो वो बैंक से लोन लेते हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार से उधार लेते हैं, या फिर जो साहूकार लोग होते हैं जो ब्याज के ऊपर पैसे उधार देते हैं उनसे पैसे उधार लेके शादियां करते हैं। क्योंकि ना तो उनकी कमाई इतनी ज़्यादा होती है और ना ही उनकी सेविंग इतनी ज़्यादा होती है जिससे ज़्यादा वो खर्च कर देते हैं। इसी प्रकार बैंक बाजार के सर्वे के हिसाब से लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो शादी करते टाइम या तो अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं या अपने जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसको गिरवी रखते हैं, या फिर किसी और फॉर्म ऑफ जो उनके पास एसेट्स होते हैं उनको बेच के या गिरवी रख के वो शादियों में पैसा खर्च करते हैं। KPMG जो कि विश्व की 4 जो ऑडिट से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड जो फर्म है उनमें से एक फर्म है, उसके एक सर्वे के हिसाब से जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी की कुल कमाई का 15 से 20% शादी का जो 1-2 दिन का जो फेस्टिवल होता है उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। इसके बाद जब मैंने थोड़ा और एनालिसिस किया तो पता चला कि जो अमीर लोग होते हैं वो ओबीसी सी बात है, अगर आप अमाउंट में देखोगे कि 1 करोड़ खर्च किया है, 2 करोड़ खर्च किया है, तो अगर आप अमाउंट में देखोगे तो खर्च तो अमीर लोग ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू जो मिडिल क्लास होते हैं फिर जो गरीब लोग होते हैं। लेकिन अगर आप इस खर्च को कंपेयर करोगे उनकी इनकम से तो मैंने देखा कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने टोटल इनकम का जो लगभग 1 से 2% हिस्सा होता है वो शादी के फेस्टिवल में खर्च करते हैं। वहीं पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो कम से कम 15 से 20% खर्चा अपनी शादी में कर देते हैं अपने टोटल इनकम का। और अगर आप जो पुअर फैमिलीज हैं अगर उनको अगर आप कंपेयर करो तो वो 30% तक अपनी इनकम का खर्चा कर देते हैं। अब 30% अमाउंट हो सकता है कि उनका 5 से 10 लाख ही हो, लेकिन उनकी अगर आप इनकम भी देखोगे तो इनकम भी उनकी उसी रेशो में होती है। मिडिल क्लास फैमिली अगर शादी में 20 से 25 लाख खर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि अमीरों के कंपेयर में वो खर्चा कम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी इनकम है उसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे कि उनकी टोटल कमाई कितनी है, उसका अगर आप देखोगे तो वो 15 से 20% होता है पूरी जिंदगी की कमाई का। अब आप सोचो कि एक गरीब परिवार 30% पैसा अपनी पूरी जिंदगी का शादी के 1 से 2 दिन के जो फेस्टिवल है उसमें खर्च कर दे रहा है।
30% का मतलब हो गया लगभग ऑलमोस्ट 1/3 कि अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा सिर्फ 2 दिन के अंदर वो खत्म कर देता है। और ये बात कोई डेटा की बात नहीं है, आप अपने आसपास भी ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिन लोगों की जितनी कमाई है उसके कंपेयर में वो खर्चा कितना ज़्यादा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में लोग इतना खर्चा शादियों में क्यों करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जब लोग खर्चा कर रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो क्यों कर रहे हैं या फिर कितना कर रहे हैं, उनको पता सब होता है, उसके बावजूद भी वो खर्चा कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि लोग एक्चुअल में शादियों में इतना खर्चा करते क्यों हैं। देखो, लोग जो शादियों में पैसा खर्च करते हैं उनके पीछे जो मेन कारण है, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मोटे मोटे जो 5 कारण हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। 5 कारण कौन कौन से? पहला, एक तो कल्चरल या ट्रेडिशनल रीजन बोल दो कि ट्रेडिशन की वजह से, कल्चर की वजह से लोग खर्चा कर देते हैं। दूसरा, एक जो सोसाइटल प्रेशर होता है उसकी वजह से लोग खर्चा कर देते हैं। तीसरा, एक लोगों के खुद के भी एक इमोशनल एस्पिरेशंस होते हैं, पर्सनल एस्पिरेशन होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के, कि उनको अपने बच्चों की शादी कैसे करनी है, क्या करनी है, उस वजह से लोग खर्चा कर देते हैं। चौथा, आज तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं या फिर हमें कोई सेलिब्रिटीज़ की शादी को हम देखते हैं या फिर टीवी की जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ हमने देख रखी है उनमें जो शादियाँ दिखा रखी हैं, मतलब सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखा रखी हैं, टीवी में जो चीज़ें दिखा रखी हैं, मूवीज़ में जो चीज़ें दिखा रखी हैं, किसी सीरियल में जो चीज़ें दिखा रखी हैं, उनको देख के हम इंस्पिरेशन लेते हैं और उनके हिसाब से फिर खर्चा करने की कोशिश करते हैं। और पाँचवा सबसे बड़ा रीज़न है, जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो इतनी हेविली मार्केटिंग करती है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें कहाँ खर्चा करना है और कहाँ खर्चा नहीं करना है। तो मोटे-मोटे 5 रीज़न हैं जिनकी वजह से लोग खर्चा करते हैं। अब चलो इन रीज़न्स को थोड़ा डिटेल में एक बार एनालिसिस करते हैं। पहला जो रीज़न है वो है कल्चरल रीज़न या ट्रेडिशनल रीज़न। बहुत से जो शादी के फंक्शंस होते हैं उसमें काफ़ी सारे जो फंक्शंस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे मेहंदी हो गया, सगाई हो गया, हल्दी हो गया, संगीत हो गया। इस टाइप की बहुत सारी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ होते हैं जिनकी वजह से शादियों में बहुत सारा खर्चा हो जाता है। ये ट्रेडिशन फॉलो करने की वजह से, कल्चर को फॉलो करने की वजह से होने वाला खर्चा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि सारे रीज़न में सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो है स्टेटस सिंबल एंड सोसाइटी का प्रेशर। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि जो शादियों में हम लोग जो खर्चा करते हैं, जैसे जितनी ज़्यादा धूमधाम से अगर हम लोग शादी करेंगे तो हमें लगता है कि उससे हमारा समाज में स्टेटस बढ़ेगा, उससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, उससे हमारी इज्जत होगी। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं और इसकी वजह से हम कई बार ना चाहते हुए भी उतना खर्चा कर देते हैं जितनी हमारे पास इनकम भी नहीं होती है। दूसरा होता है हमारे पास समाज का दबाव। समाज का दबाव मतलब कि जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, जो हमारे आस-पास के परिवार के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो इतनी अच्छी या इतनी बड़ी शादियाँ कर रखे होते हैं पहले से ही कि उनको देख के हमारे दिमाग में एक दबाव होता है कि मेरे को कम से कम या तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर कम से कम उससे ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम उतने पे तो मेरे को रखना ही है, उतनी तो मेरे को शादी करनी ही है। तो इस दबाव की वजह से हम लोग ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। हमारे मन में कई बार डर भी रहता है कि अगर मेरे पड़ोसी ने शादी में अगर 20 लाख रुपए खर्च किए हैं, अगर मैं 10 लाख ही खर्च करूँगा तो मेरी आस-पड़ोस में क्या इज़्ज़त रहेगी? या फिर लोग आस-पड़ोस के लोग मेरे को क्या बोलेंगे? आस-पड़ोस के लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करेंगे। आस-पड़ोस के लोग बातें बनाएँगे कि अरे इसने तो शादी में कुछ नहीं लगाया। इस टाइप के डर की वजह से, इस प्रेशर की वजह से हम कई बार बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं शादियों के अंदर, जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 सबसे बड़े रीज़न हैं हमारे दिमाग में। एक जो चीज़ है स्टेटस सिंबल वाली, कि समाज में जो शादियाँ हम लोग करते हैं, उन शादियों में अगर हम जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, उससे हमारा समाज में उतना ही स्टेटस होगा, लोग उतनी तारीफ़ करेंगे, उतना ही मान-सम्मान बढ़ेगा, उतनी ही लोग वाह-वाही करेंगे। और दूसरा होता है सामाजिक दबाव, कि हमने 1-2 शादियाँ जो देख रखी होती हैं, हम उसी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए हमारे पास अगर उतनी इनकम नहीं भी होती है, तो भी हम उस लिमिट पे जाने की कोशिश करते हैं ताकि आस-पड़ोस के लोग हम पे उँगली ना उठा सकें या फिर हमको क्रिटिसाइज़ ना कर सकें, हमको ये ना बता सकें कि तुमने शादी में कुछ नहीं किया। तीसरा जो रीज़न है, वो है इमोशनल रीज़न और पर्सनल एस्पिरेशंस। बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों की शादी करना उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सपना होता है। वो चाहते हैं कि इस शादी को बहुत धूमधाम से करें और बहुत अच्छे से करें। ये उनका एक तरीके से सपना होता है और इस सपने के लिए वो अपनी ज़िंदगी भर कमाई करते हैं, ज़िंदगी भर सेविंग करते हैं। अपने बच्चों की धूमधाम से शादी करना उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है और ये एक तरीके से अपने बच्चों के प्रति उनका प्यार दिखाने का तरीका भी है कि देखो हम आपसे कितना प्यार करते हैं, कि आपकी शादी में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने कोई कमी नहीं रखी है। हमने आपकी शादी को परफेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये एक तरीके से पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो हम नहीं कह सकते कि कंप्लीटली गलत ही है, लेकिन इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा खर्चा शादियों में कर देते हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़े-बड़े कई सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो मीडिया में अपनी शादी का बहुत बढ़-चढ़ कर प्रमोशन करते हैं। वो डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी शादी में कौन-सा लहंगा पहना है, वो बताते हैं कि अपनी शादी में उन्होंने कितना महँगा सूट पहना है, कितनी महँगी ज्वेलरी पहनी है। और इन सब को देख-देख के हमारे दिमाग में भी ये चीज़ बैठ जाती है कि हमें भी शादी के अंदर महँगे से महँगा होटल बुक करना है, महँगे से महँगे हमको हमारे लहंगे पहनने हैं, महँगे से महँगे हमें अपना सूट बनवाना है,
महंगे से महंगे ज्वेलरी पहननी है, इस टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो उनको देख के कई बार हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जब हमारी शादी का जब मौका आता है तो हम भी कई बार उतना खर्चा कर देते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। इसके अलावा जो बचपन से हम लोग जो मूवीज़ देखते आए हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ देख लो या फिर टीवी सीरियल देख लो, उनमें शादी को ऐसे दिखाया जाता है एक ग्रैंड फेस्टिवल की तरह। उसमें बहुत सारे गेस्ट की लिस्ट होती है, बहुत बड़ा सा वेन्यू होता है, बहुत खाने पीने का होता है और इन सबको देख के हमारे दिमाग में भी ये चीज़ बैठ जाती है कि हमें भी अपनी शादी में ऐसा ही ग्रैंड इवेंट करना है। तो इन मीडिया के अंदर जो हमें दिखाया जाता है उसको देख के, सेलिब्रिटीज़ को देख के या फिर मूवीज सीरियल इनको देख के भी हमारे दिमाग में कई बार एक धारणा बैठ जाती है और इसकी वजह से हम अपनी शादी में बहुत ज़्यादा अनवांटेड खर्चा कर देते हैं। और आज तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में लोग अपने व्यूज़ पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट होते हैं लोगों के दिमाग में सेट कर देते हैं। ऐसी अनरियलिस्टिक शादियाँ लोगों के दिमाग में सेट कर देते हैं कि उनको देख देख के फिर हमें भी एक तरीके से होता है ना, फोमो वाली फीलिंग कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊँ। इस फीलिंग की वजह से फिर हम भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा और लोग सोशल मीडिया पे हमको दिखा रहे हैं। हालाँकि उसमें कितनी वास्तविकता होती है, कितनी उसमें झूठ होता है, वो हमको नहीं पता है। लेकिन हम तो उसको सही मान के ही अपने जीवन में उसको फॉलो कर लेते हैं और अपनी शादी में एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं। इसके अलावा जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो बहुत बढ़ चढ़ के मार्केटिंग करती है और बढ़ चढ़ के आपसे खर्चा करवाती है। जैसे आपके दिमाग में डिफरेंट एड्स के थ्रू डिफरेंट जो मार्केटिंग के तरीके हैं उनसे आपको बताया जाएगा कि अगर आपने शादी में प्री वेडिंग नहीं करवाया तो फिर तो आपकी शादी का कोई मतलब ही नहीं। अगर आपने अपनी शादी में ये वाला लहंगा नहीं पहना इतने महंगे वाला तो कोई मतलब नहीं। अगर आपने अपनी शादी में अगर स्टेज नहीं लगवाया तो आपकी शादी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने अपनी शादी में महंगे गहने नहीं पहने तो आपकी शादी का कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप से हमारे दिमाग में चीज़ें ऐसे बिठा दी जाती हैं कि हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं और जब हमारी शादी की बारी आती है तो हम अनकॉन्शियसली जो हमारे दिमाग में पहले से बिठाया हुआ है उसको फॉलो करने के चक्कर में बहुत सारा खर्चा कर देते हैं अनवांटेड चीज़ों के ऊपर। और जो हमारी सोच होती है वो ये होती है कि मेरी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और इसी चीज़ को दिमाग में रख के हम जो भी हमें जैसा भी बताता है हम उसको फॉलो करते रहते हैं और बहुत सारा खर्चा कर देते हैं। इसके अलावा हमारे देश में 1961 में दहेज प्रथा को रोकने का कानून आ चुका था वैसे तो, लेकिन आज के टाइम में भी ये चीज़ कंप्लीट तरीके से समाप्त नहीं हुई है। तो अगर आप लड़की पक्ष वाले की तरफ देखो तो लड़की पक्ष की तरफ जो खर्चा होता है उसमें मैक्सिमम खर्चा तो दहेज के खर्चे में हो जाता है, दहेज देने में हो जाता है। तो इस वजह से भी लड़की पक्ष का बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ना चाहते हुए भी शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। चाहे वो स्टेटस सिंबल की वजह से हो, चाहे वो सामाजिक दबाव की वजह से हो, चाहे वो ट्रेडिशन को फॉलो करने की वजह से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से हो, चाहे वो वेडिंग इंडस्ट्री ने जो मार्केटिंग कर रखी है उसकी वजह से हो, जिस भी वजह से हो, लेकिन इन सब की वजह से हम बहुत ज़्यादा शादियों में खर्चा कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि शादियों में जो खर्चा कर रहे हैं लोग उसमें दिक्कत क्या है? अगर किसी के पास पैसा है और अगर वो खर्च कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरी बात, अगर पैसा नहीं भी है और अगर थोड़ा बहुत लोन भी अगर ले लिया और लोन की बाद में किस्त चुकाते रहेंगे, लेकिन जो शादी का जो एक फेस्टिवल होता है जो कि एक वंस इन लाइफ टाइप अपॉर्चुनिटी होती है कि शादी इंसान की एक ही बार होती है, तो अगर वो अपनी शादी में अगर एक्स्ट्रा खर्चा कर भी रहा है, चाहे वो लोन लेके कर रहा हो, चाहे कुछ और तरीके से कर रहा हो, चाहे गहने गिरवी रख रहा हो, चाहे कुछ प्रॉपर्टी बेच कर रहा हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई कमाई तो हम जिंदगी भर करते रहेंगे, जो भी हमारा लोन रहेगा, जो भी रहेगा हम चुकाते रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन शादी तो लाइफ में एक बार होनी है और अगर उसी में अगर खर्चा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर हम कमा किस लिए रहे हैं? हम कमाते इसीलिए हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट इवेंट हो उसमें हम दिल खोल के पैसा खर्च कर सकें। अगर शादी जैसे फेस्टिवल में ही हम पैसा खर्च नहीं करेंगे तो फिर कमाने का मतलब क्या है? पैसे को कोई साथ थोड़ी ना लेके जाना है ऊपर, बात में दम तो है। तो आइडियली तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे तो। और बातें जो बोल रहे हैं हम कि भाई प्रॉब्लम क्या है खर्च करने में, इंपॉर्टेंट इवेंट पे खर्च कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ही, इंपॉर्टेंट हम फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके इसीलिए हम पैसे कमाते हैं, तो खर्च करने में दिक्कत क्या है? और बात में दम भी है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। तो अभी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि बजाय इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद शादियों में जो हम खर्चा करते हैं उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। देखो, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है आपका जो स्टेटस, आपने एक शादी को बहुत ग्रांड करके, आपने धूमधाम से एक शादी करके जो अपना स्टेटस बनाया है उसको मेंटेन रखने का प्रेशर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये वाली है कि मान लो आपने जैसे तैसे करके आपने एक शादी में खर्चा कर दिया जहाँ से भी लेके, लेकिन अब अगर आने वाली जो मान लो अगर आपके और बच्चे तो उन बच्चों की शादियाँ या फिर अगर वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह है या फिर छोटे मोटे और भी अगर आप कोई फंक्शन करोगे तो आपके ऊपर सेम स्टेटस को मेंटेन करने का प्रेशर रहेगा कि जैसे आपने अच्छी शादी की थी वैसा ही लेवल का आपको दूसरा फेस्टिवल भी करना पड़ेगा, दूसरा जो आप कोई भी इवेंट करा रहे हो वो करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर जो पहले वाली थी उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि जिन लोगों की नज़रों में जहाँ पर आप स्टेटस पाना चाहते थे, जहाँ पर मान सम्मान बढ़ाना चाहते थे, वो तो सेम लोग यही बात बोलेंगे ना कि लगता है सारा खत्म कर दिया एक ही में, अब कुछ नहीं बचा इसके पास। वो तो एक तरीके से मजे लेने वाले टोन में बात करेंगे, है कि नहीं? तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको फिर सेम स्टेटस मेंटेन रखना पड़ेगा। और ये सेम स्टेटस सिर्फ आप ही को मेंटेन नहीं रखना पड़ेगा, आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर भी इस चीज़ का दबाव रहेगा
कि उनको भी उसी लेवल को मेंटेन रखना है। अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर जो आपने किया था खर्चा उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जिन लोगों से आप तारीफ पाना चाहते हैं वो फिर दूसरे पे बुराई करने लगेंगे। तो पहला तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। एक बार आपने अगर खर्चा कर दिया है तो फिर आने वाले इवेंट में भी आपको, चाहे आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, अगर आपको सेम स्टेटस अगर पाना है लोगों से तो आपको उतना ही खर्चा उसी लेवल का फिर से करना पड़ेगा। दूसरा इसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो ये है कि पेरेंट्स इमोशन में आके शादियों में खर्चा तो बहुत सारा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास ज़्यादा कुछ सेविंग बचती नहीं है और फिर वो कंप्लीट तरीके से जो अपने बच्चे होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आने वाली जो उनका जितना भी टाइम पीरियड होता है उसके अंदर उनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो कंप्लीटली बच्चों के ऊपर हो जाती है, क्योंकि अपनी सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा तो वो ऑलरेडी 1-2 दिन का जो इवेंट था उसके अंदर खर्च कर चुके हैं। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि एक टाइम के बाद में फिर जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगती हैं तो फिर जिम्मेदारी भी एक तरीके से बच्चे या तो पेरेंट्स के ऊपर डालते हैं कि आपने इतना खर्चा कर दिया बिना फालतू का, मतलब बिना फालतू की जो झगड़े वाली चीज़ होती है वो बनती है इसकी वजह से। तीसरी इसमें जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि जब एक नया एक जोड़ा शादी करके अगर आया है तो अपनी एक ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहेगा बहुत ही एक प्यारे माहौल में, बहुत एक खुशी के माहौल में। लेकिन जब उसको पता चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत ही कर्जे से हो रही है, कि मेरी शादी में इतना खर्च कर दिया गया है कि अब उसका कर्जा उसको चुकाना पड़ेगा, जो उसकी वाइफ आ रही है उसको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो इतनी सेविंग थी नहीं। जैसे कि मैंने डेटा भी बताया कि 60% से ज़्यादा लोग होते हैं जो लोन लेके करते हैं, तो उनको चुकाना भी तो पड़ेगा ना। तो चुकाएगा कौन? या तो जो पेरेंट्स हैं वो चुकाएंगे, या फिर जो अभी नया दंपति जिन्होंने शादी किया वो चुकाएंगे। तो जो नया दंपति जिसकी शादी की शुरुआत एक खुशी से होनी चाहिए थी, एक अच्छे माहौल में होनी चाहिए थी, उनकी शुरुआत होगी एक फाइनेंशियल बर्डन के साथ में। और जब एक लोग एक नई शादीशुदा ज़िंदगी को जब शुरू करते हैं तो उनके बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में वो करना चाहते हैं। लेकिन जब आप शुरुआत ही करोगे एक उनके कर्जे के साथ में, ब्याज चुकाने के साथ में, तो कहाँ से वो सारी चीज़ें शुरू होंगी? तो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि एक जो शादीशुदा ज़िंदगी एक जो खुशी और प्यार के माहौल में शुरू होनी चाहिए थी, वो एक कर्ज और ब्याज के माहौल में शुरू होगी। और आने वाले टाइम में आपको तो पता ही है, जैसे हम साहूकारों से जो ब्याज लेते हैं उनकी ज़्यादा जो ब्याज की जो रेट होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। ₹2 सैकड़ा नॉर्मल रेट है, मतलब ₹24 पर ईयर के हिसाब से। और कई बार तो ये रेट कंपाउंडिंग होती है। तो कई बार तो सिचुएशन ऐसी ज़्यादा आती है कि आप मूल राशि तो भूल जाओ, ब्याज चुकाते-चुकाते लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो तीसरी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है। चौथा, अगर आप समाज के लेवल पे अगर देखो, तो आपने देखा होगा बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों को भ्रूण में ही उनकी हत्या करवा देते हैं, जिसको भ्रूण हत्या बोलते हैं। हालाँकि अभी काफ़ी टाइम से लीगल कानून बना हुआ है कि वो नहीं करा सकते हैं भ्रूण हत्या, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग चोरी-छुपे से ये काम करते हैं। उसका जो बहुत सारे रीज़न है उनमें सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि कल को ये लड़की जवान होगी, कल को इसकी शादी करनी पड़ेगी, तो इसकी शादी में इतना खर्चा आएगा। तो शादी के खर्चे की वजह से कई बार तो लोग क्या करते हैं कि लड़की के जन्म के पहले ही उसको मरवा देते हैं, उसको पेट में मरवा देते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि जो लड़की पक्ष की तरफ जो शादी का खर्चा होता है वो जनरली ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे समाज में भी दहेज प्रथा पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। दूसरा, अगर मान लो किसी तरीके से लड़की अगर पैदा हो भी गई तो जो उसकी जो परवरिश होगी उसके अंदर बहुत सौतेला उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। एक लड़के को जहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दिलवाई जाएगी, अच्छे स्कूल में दिलवाई जाएगी, वहीं पर लड़की को या तो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक बर्डन की तरह, एक बोझ की तरह है कि ये तो कल को शादी करके चली जाएगी, बिना फालतू का खर्चा करा के जाएगी। तो एक तो वो हमारी थिंकिंग रहती है दिमाग में, तो इस वजह से हम कई बार भेजते भी नहीं हैं। और अगर भेजते भी हैं तो छोटी मोटी किसी स्कूल में भेज देते हैं और फिर उसको या तो 8th क्लास पढ़ा के, 10th क्लास पढ़ा के, 12th क्लास पढ़ा के छुड़वा लेते हैं, क्योंकि दिमाग में जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि ये तो कल को चली जाएगी, बिना फालतू खर्चा भी करवाएगी, शादी में इतना खर्चा करवा देगी, तो क्यों इतना खर्चा करना पहले से इसके ऊपर। तो ये जो हमारी जो थिंकिंग है कि शादी में इसका खर्चा होगा, उसकी वजह से उस लड़की की बेचारी की पूरी लाइफ इंपैक्ट हो रही है। तो अगर आप इसका रूट कॉज देखोगे तो बहुत सारे कारणों में सबसे बड़ा जो कारण आपको मिलेगा वो लड़कियों की भ्रूण हत्या के पीछे, उनकी खराब परवरिश के पीछे, उनको ना पढ़ाने लिखाने के पीछे जो शादियों वाला खर्चा है वो एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। चाइल्ड मैरिज करना, भ्रूण में हत्या करना, जैसे हमने बात की अभी, 3-3, 4-4 बच्चों की एक साथ में शादियाँ कर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सारे इसी चीज़ के आउटपुट है। और इसके अलावा अगर आप, ये तो वो चीज़ें हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं। अगर आप मेंटल प्रेशर की अगर बात करोगे, जो जिस परिवार में शादी हो रही है, जो पेरेंट्स ये सारे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके घर में कभी ना कभी शादी हुई होगी या फिर अपने आसपास कहीं पे आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है परिवार के लोगों के ऊपर कि शादी कैसे करनी है, क्या करना है, इतना खर्चा करना है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा। तो वो जो मेंटल प्रेशर है उसको तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। और इस मेंटल प्रेशर की वजह से अगर जो कपल अगर थोड़ा भी समझदार है तो उसके दिमाग में वो गिल्ट वाली फीलिंग और बैठ जाती है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स या फिर परिवार के लोग परेशान हैं, मेरी वजह से मेरी शादी में इतना खर्चा हुआ, इस वजह से कर्ज हो रखा है, मेरी वजह से लोगों की जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो बढ़ी हुई है। तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो वैसे तो नहीं दिखती, लेकिन मानसिक तौर पे हम उसको फील कर सकते हैं। एक ये फीलिंग दिमाग में रहती है कि जो पैसा एक अच्छे एजुकेशन पे लगाया जा सकता था, अच्छे हेल्थ केयर पे लगाया जा सकता था, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता कहीं पे, वो सब ना करने के बजाय सिर्फ 1-2 दिन के अंदर पूरे 20-25 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए। ये भी एक तरीके से बहुत मानसिक दबाव बनाने वाली चीज़ है।
तो बिना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे, बिना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग किए अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई या फिर कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ 1-2 दिन के फेस्टिवल में लगा देना कहीं से भी एक समझ वाली चीज़ नहीं है। और मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या इतना खर्चा करने के बाद में भी जो आपको चाहिए था कि जैसे समाज में स्टेटस मेरा बढ़ जाएगा, मान सम्मान मेरा होगा, मेरी इज्जत ज़्यादा होगी, क्या हुआ वो? क्या वो चीज़ मिली आपको? कभी सोचा आपने इस चीज़ के बारे में? जिस इवेंट पर आपने अपनी पूरी आने वाली ज़िंदगी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी दांव पे लगा दी, क्या उसके बदले में जो आपको चाहने की जो उम्मीद थी, जो पाने की उम्मीद थी, क्या मिली आपको? क्या आपने गर्व महसूस किया वो सब करके? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब कोई और नहीं दे सकता। ये सिर्फ आपको सोचना है कि क्या ऐसा करने से आपको वो सब मिला जो आपने सोचा था कि मिलेगा। अगर इसका जवाब मिलता है आपको कि हाँ, मेरे को तो सारी चीज़ें मिल गई, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से पैसा खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पैसे हैं, जहाँ पे खर्च करना कीजिए। लेकिन अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है या फिर आप कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं कि गलत तो है लेकिन फिर क्या करें, तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, वो है कि हम क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। देखो, अभी हमने डिस्कस किए हैं मेजर रीजन खर्च करने के, वो थे उनमें सबसे बड़े जो रीजन थे, अगर आप उनको एनालिसिस करो तो आपको सबसे बड़े 2 रीजन मिलेंगे। पहला तो हमारा स्टेटस सिंबल, मान सम्मान, जिसके भी मैंने बात की, और दूसरा सामाजिक दबाव, पीयर प्रेशर, कि बगल वाले ने किए तो मेरे को भी करनी है, फिर मेरे समाज वाले ने किए तो मुझे भी करनी है। ये 2 वो सबसे बड़े रीजन हैं जिनकी वजह से हम लोग शादी में ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो देखो, एक चीज़ समझने की है, जो हमें लगता है ना कि ज़्यादा पैसा खर्च करने से हमको मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, हमें गर्व होगा, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत शादी में जो पैसा खर्च कर रहे हो उस पे नहीं है। आपकी मान सम्मान, आपकी इज्जत इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की है, उसको कितना जिम्मेदार बनाया है, उसको कितना अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बनाया है उसको। आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान इस बात पे डिपेंड करता है, ना कि एक शादी में जो आप खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल में जो इज्जत है वो कहाँ पर है, आपका एक्चुअल में जो सम्मान है वो कहाँ पर है। जनरली हमें लगता है कि जितना ढेर सारा ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे उतनी ही हमको मान सम्मान, इज्जत, स्टेटस मिलेगा। और कई कई बार ऐसा होता है कि ये पेरेंट्स का लॉजिक होता है कि ये तो हमारा बच्चों के प्रति प्यार दिखाने का तरीका है, तो उस वजह से हम इतना खर्चा कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि प्यार दिखाने का क्या ये तरीका है कि आप 1-2 दिन में आप सारे के सारे पैसे, इतना बड़ा अमाउंट खर्च कर दो, या फिर जो आप 20-25 लाख खर्च करने वाले हो उसकी जगह 20-25 लाख का उसको घर लेके दो, ताकि जी एक तो उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, एक आप 7 लोग खुश रहोगे, और एक साथ साथ उस घर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। कहाँ ज़्यादा प्यार दिखेगा, कहाँ ज़्यादा खुशी मिलेगी, ये आप खुद सोच के देखो। 1-2 दिन के इवेंट में जो आप पैसा खर्च कर रहे हो उसमें मिलेगी, उसमें आपकी मान सम्मान बढ़ेगी, उसमें आपका बच्चों के प्रति प्यार ज़्यादा दिखेगा, या फिर उसी पैसे से आप बच्चों के लिए ऐसा कुछ कर देते हो जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, उनसे बच्चों के प्रति ज़्यादा प्यार दिखेगा। आप खुद सोच के देखो। और दूसरी बात यह है कि जिन समाज के लोगों को आप अपने ग्रांड शादी का इतना सारा पैसा, शादियों में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके आप दिखाना चाह रहे हो कि आप कितने अमीर हो, वो आपके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। वो आपकी लाइफ स्टाइल को देख के उनको पता है कि अगर आप शादियों में अगर 50 लाख का अगर खर्चा कर भी दोगे कहीं से उधार लेके, और उसके बाद भी उसका ब्याज चुकाते रहोगे, तो उनको तो पता तो चल ही जाएगा ना कि इसने उधार लिया है, उधार लेके सारे काम किए हैं। तो उसे कहाँ आपका स्टेटस बढ़ गया, कहाँ पर मान सम्मान बढ़ गया? जिनको आप दिखाना चाह रहे थे कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनको तो वैसे भी पता है आपकी जैसी लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके की आप जिंदगी जीते हो, उनको देख के सारे लोगों जिनको आप दिखाना चाह रहे हो ना, वो सब पहले से जानते हैं कि आपके पास पैसे हैं या पैसे नहीं हैं। आपकी शादी के एक दिन की इवेंट में पैसा खर्च कर देने से उनको नहीं पता चल जाएगा कि आपके पास इतने पैसे हैं। वो पहले से आपके बारे में जानते हैं, आप किस तरीके का जीवन जीते हो। अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो बीमार पड़ते क्या हॉस्पिटल में जा रहे हो या फिर उसको महीने तक दबाए बैठे हो, आप खाने पीने की चीज़ों में कितना कंजूसी कर रहे हो, घूमने फिरने में कितना कंजूसी कर रहे हो, कहाँ आप खर्चा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देख के आसपास के जिन लोगों को आप दिखाना चाह रहे हो अपना स्टेटस, वो ऑलरेडी आपके बारे में जानते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो वैसे ही दिख जाएंगे, और अगर पैसे नहीं हैं और उसके बावजूद आप लोन लेके, उधार लेके, अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेच के अगर शादी में इतना पैसा लगाओगे दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत सारे पैसे, तो वही लोग पीछे से आपके मजे लेंगे, क्योंकि उनको आपकी सिचुएशन तो उनको पता ही है पहले से। वो मजे इस सेंस में लेंगे कि दिखावे के चक्कर के अंदर पूरा जो थोड़ा बहुत था वो भी लूट गया, वही लोग आपके मजे लेंगे। तो इतना पैसा खर्च करने से भी आपकी कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी, कौन सा आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, और किसकी नजरों में बढ़ जाएगा, कौन सा आप गर्व महसूस कर लेंगे सब करके। कई बार दूसरे बिजनेसमैन को, सेलिब्रिटीज को, इन सबको देख के हमारे दिमाग में गलतफहमियां हो जाती हैं कि अरे वो अपनी शादी में इतने पैसे लगा दिए, उसने अपनी बेटे की शादी इतनी धूमधाम से कर दी। उनको देख के हमारे दिमाग में भी गलतफहमियां हो जाती है कि हमें भी ऐसी ही शादियां करनी है, हमें भी ऐसे पैसे लगाने हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपने अंबानी के बेटे की शादी के बारे में सुना होगा कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 1000-1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया है, इतना बड़ा चढ़ा के पैसा खर्च किया है। और इन सबको देख के हमें भी लगता है कि हम भी अपनी बेटियों की शादी में ऐसे ही पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग ये काम कर रहे हैं, तो फिर कुछ बुराई भी नहीं लगती इसके अंदर। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो ये बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो जो ये खर्चा करते हैं,
उनके लिए खर्चा नहीं होता है, ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट होता है। हम जो 20-25 लाख रुपए खर्च कर देते हैं वो हमारे खर्च होके गए, वो उनमें कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अगर अंबानी अपनी शादी में अगर 1000 रुपए खर्च कर रहा है तो वो 5000 करोड़ बन के उसी के पास वापस आएंगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में आप जानते हो ना थोड़ा बहुत। जैसे अगर अंबानी अपनी शादी में 1000 करोड़ अगर खर्च करेगा तो लोगों के दिमाग में अंबानी की कैसी इमेज आएगी? एक पॉजिटिव इमेज आएगी ना, भाई अंबानी के पास अच्छे खासे पैसे हैं। जब अंबानी की पॉजिटिव इमेज आएगी तो जो अंबानी की कंपनीज हैं, जो बहुत सारी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो लिस्टेड कंपनी है, और लिस्टेड कंपनी का मतलब है कि उसके शेयर मार्केट में बिकते हैं। और शेयर बिकने का मतलब है कि लोग उसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अब अगर अंबानी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी है, अगर वो 1000-1200 करोड़ खर्च कर रहा है, तो लोगों में तो यही मैसेज जा रहा है ना कि अंबानी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो लोग अंबानी की जो कंपनी है उनके शेयर खरीदेंगे। और सीधी सी बात है, मार्केट में जब आप प्याज खरीदने जाते हो, अगर खरीदने वाले ज़्यादा आ जाएंगे तो प्याज की प्राइस अपने आप ऊपर हो जाएंगे, अपने आप बढ़ जाएंगे। सेम तरीके से शेयरों के साथ है कि अगर कोई अंबानी के शेयर खरीदना चालू करेगा तो अंबानी के शेयर की प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ना चालू होगी। तो ये, और जब शेयर की प्राइस अगर ऊपर बढ़ना चालू होगी तो अंबानी के पास तो अपनी कंपनी के बहुत सारे शेयर हैं, तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गई, उसकी वेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो वो जो 1000 करोड़ थे वो तो उसके पास 5000 करोड़ बन के वापस आ गए। तो आपके पास जो आप 25 लाख खर्च कर रहे हो, 30 लाख खर्च कर रहे हो, वो कहाँ? वो तो खर्च हो गया ना, वो उससे कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया? अब अंबानी की शादी में जो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे, जैसे फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग ओनर आया था, इसके अलावा आपने रिहाना का नाम सुना होगा, वो आई थी। तो वो आपको क्या लगता है सिर्फ ऐसे आ गए हैं वो? आप नोट करना, फेसबुक ने अपना जो डेटा सेंटर था वो सिंगापुर से शिफ्ट करके चेन्नई में शिफ्ट कर लिया। उसने अपना बिजनेस का प्रपोजल वो फाइनल किया है। जो रिहाना थी उसने अपनी ब्रांड है, शायद उसमें नाम भूल रहा हूँ, कोई ब्रांड है, उसका अच्छा खासा प्रमोशन हो गया रिलायंस के थ्रू। तो वो सब लोग इन्वेस्टमेंट हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। वो सब लोग अपने पैसे को ऐसे उड़ाने वाले नहीं। हमको देख के लग रहा है कि उसने 1200 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन एक्चुअल में उसने वो 1200 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर उसने 1200 करोड़ खर्च कर भी दिए ना, तो भी वो 1200 करोड़ उसके टोटल इनकम का 1% भी नहीं है। आप जो शादियों में खर्चा कर देते हो वो आपकी इनकम का 15 से, पूरी जिंदगी की इनकम का 15 से 20%, 30% होता है। वो उसकी इनकम का 1% भी नहीं है, और वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो खर्चा नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया, वो इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आपको ऐसे किसी सेलिब्रिटी को देख के, किसी बिजनेसमैन को देख के इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको कोई शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप की सिचुएशन देखो और खुद को प्रायोरिटीज देना चालू करो, बजाय कि किसी दूसरे को दिखाने के या फिर किसी की दूसरे की देखा देखी करने के। इसके अलावा हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भाई हम सामाजिक दबाव की वजह से खर्चा कर देते हैं, कि हम एक्चुअल में करना तो नहीं चाहते, लेकिन आसपास का माहौल ऐसा है, हमारे रिश्तेदार हमारे ऊपर दबाव बना रखे हैं, या तो बोल के या फिर बिना बोले भी हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे ऊपर दबाव बना रखे हैं, और उस दबाव की वजह से हम कई बार बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो देखो, एक चीज़ समझने वाली है, आपकी जो शादी आप जो कर रहे हो, उसका जो आप कर्जा जो भी ले रहे हो, वो आप ही को चुकाना है। और ना तो कोई परिवार का चुकाने आएगा, ना ही कोई रिश्तेदार चुकाने आएगा, ना ही कोई पड़ोसी चुकाने आएगा, वो आपको ही चुकाना है। ये बात पहले आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर आप अपने परिवार की, अपने आस पड़ोस की, अपने समाज की इतनी चिंता कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत चिंता तो उनको भी होगी ना। तो एक काम करो ना, आप जो 20-25 लाख खर्च कर रहे हो, उनमें से 10-15 लाख उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन ले लो थोड़ा बहुत करके, कोई 50,000 दे दे, कोई 1 लाख दे दे, कोई 2 लाख दे दे। और फिर देखो कौन आपकी कितनी परवाह करता है, फिर देखो कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, फिर देखो कौन आपको बताने आता है कि कैसे शादी करो, क्यों शादी करो। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आप जानते हो। आप जो प्रॉब्लम फेस करोगे अपने कर्जे की वजह से, या फिर जो भी आप अननेसेसरी खर्चा करोगे उसकी वजह से, उसमें कोई भी दूसरा हिस्सा लेने नहीं आएगा, वो आप ही को करना है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और बहुत सीधी सी बात है, आपके आस पड़ोस के लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने अपनी शादी में 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च किए हैं, और आप अगर 2-4-5 लाख रुपए सस्ते में निपटना चाहोगे तो उनको तो बुरा लगेगा ना। वो क्यों सपोर्ट करेंगे इसका? वो तो इसका अपोज ही करेंगे। वो तो आप पर दबाव भी बनाएंगे ना कि आप भी अच्छी शादी करो। और देखो, इंसान के पास बहुत अच्छा खासा दिमाग है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। वो अननेसेसरी ऐसे किसी दबाव में आके खर्चा नहीं करेगा। अरे इंसान अगर जब बीमार पड़ जाता है तो 1-1 साल तक बीमारी को दबा के निकाल देता है ताकि हॉस्पिटल के खर्चे से बचा जा सके। तो ऐसा नहीं कि इंसान के ऊपर दबाव बना के उससे खर्चा कराया जा सकता है, लेकिन वो दबाव जब उसके इमोशन से जोड़ दिया जाए, अगर उस दबाव को, उस पैसे को अगर आपको ये बता दिया जाए कि इतना पैसा खर्च करने से आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, नहीं खर्च करोगे तो इज्जत नीचे गिरेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा, तो फिर जब स्टेटस, मान सम्मान, इन टाइप की जब चीज़ों के साथ उस खर्चे को जोड़ दिया जाता है, तो फिर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो जो भी उसको कोई बोलता है कि हाँ भाई इतना पैसा खर्च करने से स्टेटस बढ़ेगा, तो चलो ठीक है कर देते हैं, वो अपनी बीमारी को दबा के बैठा रहेगा। उसका कहीं घूमने का मन होगा तो वहां पे वो नहीं जाएगा, उसका अगर कुछ खाने पीने का मन होगा तो वो नहीं खाए पिएगा। लेकिन अगर वो किसी ने उसके मान सम्मान के साथ अगर पैसे को जोड़ दिया, तो फिर वो आंख बंद करके पैसा खर्च कर देगा। और मैं आपको यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो अंधा पैसा जो आप खर्च कर रहे हो शादियों के अंदर, उसका आपके मान सम्मान से, आपकी इज्जत से, आपके घर से कोई लेना देना नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आज के यूथ को किसी ने गलत पट्टी पढ़ा दी है कि दारू पीना, सिगरेट पीना एक तरीके से कूल है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप कूल नहीं हो। अगर कोई लड़का है तो उसके दिमाग में पट्टी पढ़ा दी गई, अगर आप 3-4 लड़कियों को लेकर नहीं घूम रहे हो तो आप तो एकदम मतलब कूल नहीं हो, आप तो मतलब बर्बाद हो।
अगर कोई लड़की 3-4 लड़कों को नहीं घुमा रही है तो उसके दिमाग में बिठा दिया गया है कि भाई अरे तुम तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं तुम्हारे जीने का। जिस तरीके से उनको एक गलत पट्टी पढ़ा दी गई है, वैसे आपको भी गलत पट्टी पढ़ा दी गई है कि अगर आप शादी में खर्चा नहीं करोगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, आपका स्टेटस नहीं होगा, आपके समाज में कोई इज्जत नहीं करेगा। ये गलत पट्टी आपको पढ़ा रखी है, आपको समझने की चीज़ है। तो सारा जो कहने का सार जो है वो ये है कि जो सामाजिक दबाव है वो टेम्परेरी है, आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो परमानेंट है। इज्जत जो मिलती है वो आपको आपके कैरेक्टर की वजह से मिलती है, आप कैसा जीवन जी रहे हो, आपका चरित्र कैसा है, आपको उसकी वजह से मिलती है, ना कि एक दिन में किए जाने वाले खर्चे की वजह से। और जो लोग सच में आपकी चिंता करते हैं, सच में आपके करीबी हैं, सच में आपकी केयर करने वाले हैं, वो कभी आपको ऐसे अननेसेसरी खर्चा करने के लिए प्रमोट नहीं करेंगे। बाकी दबाव बनाने वाले और झूठे मान सम्मान का नाम लेके खर्चा कराने वाले तो आपको भर भर के मिल ही जाते हैं बहुत सारे। आपका जो रियल का जो रिश्तेदार है, रियल का जो आपका करीबी है, रियल का चाहने वाला है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप किसी कर्जे में डूबो, आप अननेसेसरी कोई काम करो। तो इन लोगों में अंतर भी पहचानना सीखो कि कौन आपका अपना है और कौन जो है बस सिर्फ खर्चा करवाने वाला है। जो फेसबुक आज आप चला रहे हो, उसका जो मालिक था, आपको पता है उसकी शादी कैसी हुई थी? उसने अपने जो करीबी रिश्तेदार थे उनको बुलाया, जो लड़की के करीबी रिश्तेदार थे उनको बुलाया और दोनों ने अपने घर के बैकयार्ड में जाके शादी कर ली, बस हो गई शादी। आज आप फेसबुक का जो मालिक है उसको इसलिए नहीं जानते हो कि उसने शादी कैसे की, आप उसको इसलिए जानते हो क्योंकि उसने काम क्या किया, उसने आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड की, उसने आपके लिए क्या काम किया, उसने आपके लिए फेसबुक बना के दे दी, जिसकी वजह से आज आप उसको जानते हो, ना कि उसकी शादी की वजह से। चलो फेसबुक तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है, आप उसको तो बोल सकते हो कि अरे वो तो अमेरिका का रहने वाला है, वहाँ का तो कल्चर इस टाइप वाला है। आप अपने आसपास ही देखो, आप अपने आसपास किन लोगों की इज्जत करते हो? जो सच में अच्छे हैं, जिनका सच में जो व्यवहार है वो अच्छा है, उनकी इज्जत करते हो, या फिर जिन्होंने शादी में एक दिन में 50 लाख खर्च किए थे आप उनकी इज्जत करते हो, कि उनका मान सम्मान करते हो? किसका मान सम्मान करते हो? आप खुद अपने आप से ऑब्जर्व कर लो ना, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको अभी तक 2 बातें समझ में आ गई होंगी। पहला, शादी के खर्च का आपके स्टेटस से, आपके मान सम्मान से, आपकी इज्जत से, आपके गौरवान्वित महसूस करने से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, सामाजिक दबाव है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इसने खर्चा कर दिया तो वो चाहता है कि आप भी खर्च करो। सीधी सी बात, अगर आप नहीं खर्च करोगे तो ऑब्वियस बात है इसको अच्छा नहीं लगेगा। तीसरा जो हमने देखा था कि हम शादियों में जो पैसा खर्च करते हैं वो हमारे कल्चरल ट्रेडिशन रीजन की वजह से खर्चा करते हैं। देखो, जो कल्चर वाली चीज़ है, जो ट्रेडिशन वाली चीज़ है, जो रीति रिवाज हैं, वो हर परिवार के, हर समाज के अपने अपने हिसाब से अपने अपने होते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो रीति रिवाज होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, वो टाइम के साथ साथ बदलते भी हैं। पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि शादी जो होती थी, जो बारात वाले जब दुल्हन के घर जाते थे तो कम से कम 10-10 दिन तक रुकते थे। तो उन 10-10 दिन में जो रीति रिवाज होते थे वो सारे फॉलो करते थे। फिर टाइम के साथ में किसी बंदे ने, एक ने शुरुआत की होगी कि भैया 10 दिन का क्यों करना है, तो फिर वो 10 दिन से कम होकर फिर 2-3 दिन पे आ गया। फिर 2-3 दिन तक लोग अब दुल्हन के घर रुकते थे, वहाँ पे शादी करते थे, रीति रिवाज जो होते थे वो फुलफिल करते थे। उसके बाद किसी एक ने और शुरुआत की होगी, तो उसके बाद से फिर वो कम होके 1 दिन पे आ गया। और आजकल तो आप देखते हो कि मुश्किल से शादी सिर्फ कुछ घंटों का काम होता है। तो जो रीति रिवाज हैं वो समय के साथ में, लोगों की सोच के साथ में बदलते हैं। ऐसा नहीं कि रिजिड है कि एक बार जो हो गए वो हो गए। हमको बस ये समझना है कि हमारे जो भी रीति रिवाज हैं उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। अगर आपको अपने रीति रिवाजों में अगर कोई मीनिंग नजर आता है कि हाँ मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका ये मीनिंग है, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका ये मीनिंग है, तब आप कीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। आंख बंद करके सिर्फ रीति रिवाज के नाम पे, अपने कल्चर के नाम पे कुछ भी फॉलो मत कीजिए, कहने का मतलब ये है। अब देखो, यहाँ पे ये नहीं हो गया कि जो पहले 10 दिन तक शादियाँ चलती थी वो सही थी या गलत थी, या फिर जो आज जो हम कुछ घंटों में शादी खत्म कर देते हैं वो सही है या गलत है। कहने का मतलब बस इतना है कि रीति रिवाज समय और सोच के साथ बदलते हैं। हमें बस रीति रिवाजों के मीनिंग के ऊपर फोकस करना है। अगर कुछ मीनिंग लग रहा है तो आप फॉलो करो, नहीं लग रहा है तो उसको साइड में करो। नेक्स्ट जो हम शादियों में खर्चा करते हैं उनमें एक सबसे बड़ा फैक्टर था हमारी जो गेस्ट लिस्ट होती है, जो हम खाने पीने वालों लोगों को जो बुलाते हैं, वो बहुत लंबी चौड़ी होती है। कई कई शादियों में तो शादी धूमधाम से करने का मतलब भी होता है कि उसके अंदर 1000, 1200, 1500, 2000 लोगों को शामिल किया है, उसी को हम बोलते हैं कि धूमधाम से शादी की है। अब आप खुद सोच के देखो, एक शादी जिसमें 1000 लोग आए हैं और उनमें से 900 को तो खुद आप पहली बार देख रहे हो कि ये हैं कौन, और दूसरी शादी जिसमें सिर्फ आपके करीबी लोग हैं 50 ही, लेकिन आपके वो लोग हैं जिनसे सच में आपको फर्क पड़ता है। आप खुद इमेजिन करके देखो कौन सी शादी ज़्यादा अच्छी होगी, किस शादी में आपको ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा, किस शादी में आप अपने गेस्ट को स्पेशल फील करा पाओगे, किस शादी में आप अच्छे से नाच गान कर पाओगे, अच्छे से लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, किस शादी में ज़्यादा अच्छे से आप एंजॉय करोगे, उन शादी में 1000 लोगों वाली में, या फिर अपने करीबी 50 लोगों की शादी में। जो आपके करीबी 50 लोग हैं उनके साथ जब आप शादी में उनको पार्टिसिपेट करके जब शादी करोगे तब आपकी शादी ज़्यादा मेमोरेबल, ज़्यादा यादगार बनेगी, या फिर उस हज़ारों की भीड़ को जब साथ लेकर आप शादी करोगे तब आपकी शादी मेमोरेबल, यादगार बनेगी। कब आपको शादी एक बोझ की तरह लगेगी और कब एक शादी एक अच्छे प्यारे से त्योहार की तरह लगेगी, एक उत्सव की तरह लगेगी। और देखो, ये तो बहुत सीधी सी बात है कि आप 500 में से सिर्फ 50 लोगों को बुलाओगे तो जो 450 जो रह गए हैं उनको दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि आपने उनकी शादी में जाके खाना खाया है, तो वो तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही। लेकिन आपको दूसरी चीज़ एक और समझनी है कि जो कोई भी जो बदलाव होता है, कोई भी जो चेंज होता है, उसकी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ही आती है।
और वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। बट अगर जो चेंज है, अगर वो चेंज अगर अच्छा है तो टाइम के साथ साथ वो दिक्कत भी खत्म हो जाएंगी। टाइम के साथ साथ लोग भी इस चीज़ को समझने लगेंगे कि हाँ ठीक है, शुरू में थोड़ा लगेगा कि मेरे को शादी में नहीं बुलाया, उसको शादी में नहीं बुलाया, लेकिन टाइम के साथ साथ वो चीज़ें सेट हो जाएंगी अगर आप जो काम कर रहे हो अगर वो सही है तो कहने का मतलब इतना है कि जो मीनिंगफुल जो ट्रेडिशन है सिर्फ उनको फॉलो करो और अपनी गेस्ट लिस्ट को जितना हो सके उतना अपने करीबी लोगों तक सीमित रखो। इससे आप शादी में काफ़ी खर्चा करने से बच जाओगे और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। देखो, आपने सुना होगा कि जो बुराई होती है वो एक संक्रामक रोग की तरह होती है, वो तेज़ी से फैलती है, आपने सुना होगा। लेकिन मैं कहता हूँ जो अच्छाई है वो भी संक्रामक रोग की तरह ही होती है, अगर अच्छाई सच में अच्छी है तो, और वो बुराई से भी कई गुना तेज़ी से फैलती है अगर आपने सच में अच्छाई को अच्छे से फॉलो किया है तो। एक कहावत आपने सुनी होगी कि हर बड़ी गिनती, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसकी शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। इसी तरीके से किसी भी चेंज की शुरुआत हमेशा एक इंसान से ही होती है, धीरे धीरे फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे पहले के टाइम में अगर आप देखो, आज से कुछ साल पहले तो जो दहेज देना होता था वो एक बहुत गर्व की बात होती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में दहेज देना खत्म हो गया है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो गर्व था वो खत्म हो गया। आज के टाइम में जो दहेज नहीं देता या जो नहीं लेता वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो शुरुआत तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक इंसान ने की होगी, उसके बाद में सरकार ने भी सहयोग किया, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत हमेशा हमको एक इंसान से करनी होती है किसी चेंज की। आज तक हमारे समाज में जितनी भी कमियां रही हैं उनकी शुरुआत हमेशा एक इंसान ने की है, चाहे वो कबीरदास जी हों, चाहे वो गुरु नानक जी, चाहे वो सती प्रथा को समाप्त कराने वाले राजा राममोहन रॉय हों, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, कोई भी हो, शुरुआत हमेशा एक इंसान से होती है। अगर आप जिस कोज के लिए अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपका कोज अच्छा है तो लोग उसको ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे फॉलो करेंगे। कुछ टाइम बाद आप खुद इस चीज़ को फील करने लगोगे कि अगर आपके समाज में अगर एक घर ने अगर सस्ते में शादी की है, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं किया, दूसरे ने ऐसा किया, तो तीसरा खुद उनके देखा देख वो काम करना चालू कर देगा। जैसे आज के टाइम में हम देखा देख ज़्यादा खर्चा करते हैं, वैसे कुछ टाइम बाद ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी कि हमको बहुत कम खर्चा करना है, लेकिन इसकी शुरुआत हमको पहले करनी पड़ेगी। आज के टाइम में हमारे पास जितनी ताकत है उतनी ताकत शायद ही हमारी पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में कभी हमारे पास रही हो, और वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताकत, कि हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कहीं से भी और उन जो काम की अच्छी इंफॉर्मेशन लगती है उसको बहुत मास तक फैला सकते हैं। तो आओ आज हम सब मिलकर एक नई मुहिम की शुरुआत करते हैं, जहां पर कोई भी माता पिता शादी की वजह से कर्ज में नहीं डूबेगा, जहां कोई भी परिवार अपनी लड़कियों को सिर्फ इसलिए भ्रूण में नहीं मारेगा या फिर उनकी परवरिश सौतेले तरीके से नहीं करेगा कि उनकी शादियों में खर्चा करना है, जहां पर जो शादी है वो एक बोझ की तरह ना होकर एक त्योहार की तरह होगी, एक उत्सव की तरह होगी, जहां पर लोग दूसरे को खुश करने के बजाय, दूसरे को दिखावा करने के बजाय, शोबाजी करने के बजाय अपने परिवार को, अपने आप को, अपने बच्चों की खुशियों को ज़्यादा महत्व देना शुरू करेंगे। जहाँ पर लोग शादी के 1-2 दिन के इवेंट में खर्चा करने की बजाय जो आने वाली जो ज़िंदगी है उस पूरी ज़िंदगी में जो ज़रूरी खर्चे हैं लोग उन पर फोकस करना चालू करेंगे। एंड एज आई सेड अर्लियर, इट्स अबाउट एंड वन पर्सन टू स्टार्ट, रेस्ट विल फॉलो। देयर इज़ ए ग्रेट सेइंग, इन एवरी जनरेशन देयर इज़ वन पर्सन who changes the fate of all upcoming generation in a positive way. Be that one person of your generation. अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।